30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट यूं कह लीजिए कि 30 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज आप समझने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। नीट 2017 में भी आया है, काइनामेटिक्स का ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही हुआ बेटा? सेकंड वाला है ना, EV-2 T-2। तो ये हमारा क्वेश्चन कहां से लिया गया? यूनिट एंड डायमेंशन के पोर्शन से। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज और इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर पिछले एग्जाम में आने वाले कुछ बार बार रिपीट होने वाले कुछ क्वेश्चंस। और इसी के अंदर हमारी जो सीरीज है उसमें 30 मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स नीट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम उन 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे पिछले नीट के एग्जाम में या जेईई मेंस के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे बार बार जो क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या ऐसा कहें कि इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। हो सकता है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप लोगों को कहीं चेंज मिल सकती है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। बाकी जो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, मतलब पैटर्न की हम बात करें तो वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जाम आ रहा है जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे हम बात करेंगे मुद्दे पर। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट यूं कह लीजिए कि 30 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज आप समझने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपके लिए लाए हैं काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए काइनामेटिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें 1D का एक क्वेश्चन है और ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये और क्या कॉन्सेप्ट यहां से हम आज सीखने वाले हैं। तो ये बात करते हैं। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर के न चलने पर प्रीति उसकी सीढ़ियों पर पैदल चलती है। क्या करती है बेटा? प्रीति जो है सीढ़ियों पर पैदल चलती है। इसमें उसने T1 समय लगता है। कितना टाइम लगता है? T1 टाइम लगता है। और अन्य दिनों में जब एस्केलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर सिर्फ खड़ी रहकर T2 समय में ऊपर पहुंचती है। कितने समय में पहुंचती है बेटा? T2 समय में ऊपर पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा चलते हुए एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ने में कितना लिया गया समय होगा, तो ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बात यहां पर ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा मान के चलिए कि हमारे पास ये एस्केलेटर है, ठीक है ना, और ये एस्केलेटर है और यहां से इसकी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो है ना, कितनी डिस्टेंस है, यहां से मैं यहां तक जाऊंगा और कितनी डिस्टेंस में कवर करूंगा यहां पर x, ठीक है ना। तो अगर हम प्रीति की बात करें यहां पर, तो क्या हो रहा है कि पहले दिन मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर के न चलने पर प्रीति उसकी सीढ़ियों पर पैदल चलती है। तो प्रीति पैदल चलेगी, है ना, पैदल चलेगी। तो प्रीति की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रीति की अगर मैं बात करूं, है ना, तो प्रीति की वेलोसिटी कितनी है यहां पर? तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति, और कितना समय लगा यहां पर? T1 समय लगा, है ना। कितना टाइम लगा प्रीति को यहां से यहां पहुंचने में? T1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा? T1 टाइम लगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना हो गया बेटा, है ना, तो वेलोसिटी, है ना, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो डिस्प्लेसमेंट आपका x हो गया और टाइम कितना हो गया बेटा? T1। ये प्रीति को पैदल चलने में इतना समय लगा। अगले दिन क्या हो रहा है बेटा? अगले दिन, है ना, T1 समय लगा। अन्य दिन में जब एस्केलेटर चल रहा है और वह उस पर खड़ी है, अब प्रीति नहीं चल रही है बेटा, है ना, प्रीति इस एस्केलेटर पर बैठ जाती है। एस्केलेटर की चाल वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर ए से मैं डिनोट कर देता हूं, वी से। अब क्या हो रहा है बेटा? केवल प्रीति तो खड़ी है ना, इस पर प्रीति खड़ी है, केवल एस्केलेटर चल रहा है, एस्केलेटर चल रहा है। तो कितनी चाल हो जाएगी बेटा एस्केलेटर की चाल? तो वी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और कितना टाइम लग रहा है बेटा यहां पर? ये टाइम लगा, है ना, केवल एस्केलेटर चल रहा है। तो एस्केलेटर की चाल x अपॉन T2 और प्रीति जब चल रही थी तो उसकी चाल x अपॉन T1। अब क्या हुआ?
अब क्या हुआ कि जो प्रीति है वो चलते हुए एस्केलेटर पर बैठ जाती है, तो टोटल वेलोसिटी किसकी हो जाएगी बेटा? अब एस्केलेटर भी चल रहा है और उस पर प्रीति भी चल रही है, मतलब एस्केलेटर पर प्रीति चल रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गई? डबल हो गई ना, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ प्रीति और प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो नेट वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो टोटल वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहां पर प्रीति की वेलोसिटी की बात करेंगे तो x अपॉन कितना हो जाएगा? t1, और प्लस ये x अपॉन कितना हो जाएगा? t2। x को हम कॉमन लेकर उड़ा देंगे तो यहां से हमारे पास t बराबर कितना हो जाएगा? तो t बराबर हो जाएगा t1 इंटू टी2 अपॉन t1 प्लस t2। क्लियर है ना? तो t1 इंटू टी2 अपॉन t1 प्लस t2। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है ना? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। नीट 2017 में भी आया है और ये उससे पहले भी आया हुआ है। ठीक है ना? 16 में आया हुआ है और ये उससे भी कई बार आया हुआ है। ठीक है ना? तो अभी मैंने लेटेस्ट डेटा में दिया हुआ है कि लेटेस्ट कब आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? तो दो कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं। दो कार है बेटा, है ना? एक ही समय पर क्या करना प्रारंभ करती है? वो चलना प्रारंभ करती है, और उनकी स्थितियां, है ना? पहले वाले कार की स्थिति आप लोगों को ये दे रखी है, और वही दूसरे वाले कार की स्थिति आप लोगों को ये दे रखी है। तो किसी समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा, मतलब किस समय पर इन दोनों का वेग क्या होगा? समान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा ना, तो इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे और यहां पर इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, और दोनों की वेलोसिटी को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो पूछी है। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार की वेलोसिटी की बात करूं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a आ जाएगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस b की जगह b, और t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t, है ना? तो 2bt हो गया। ये वेलोसिटी होगी पहली कार की। और दूसरी कार की वेलोसिटी वाली, क्योंकि अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों की वेलोसिटी। और आपसे पूछ रहा है कि किस समय पर दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? दोनों की वेलोसिटी को इक्वल कर देंगे। 2bt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? f माइनस 2t। क्लियर है बेटा? यहां पर बात हो गई, है ना? तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2bt और प्लस 2t और इक्वल्स टू f माइनस a हो जाएगा। ठीक है बेटा? यहां पर हो गया f माइनस a, है ना? अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां से कॉमन ले लेंगे, है ना? t तो मुझे निकालना ही है, तो 2t अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2t कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? f माइनस a बच जाएगा। ठीक है ना? तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? t इक्वल्स टू हो गया f माइनस a अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? b प्लस 1। f माइनस a अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा? b प्लस 1 हो जाएगा। f माइनस a अपॉन 2 इंटू b प्लस 1। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट। ठीक है? और ये किससे ये भी काइनामेटिक्स का ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन के बारे में, कि यूनिट एंड डायमेंशन किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में हम लोगों से पूछे गए हैं बेटा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यदि एनर्जी को ई की फॉर्म में मान लिया जाए, वेलोसिटी को वी मान लिया जाए, और टाइम को क्या मान लिया जाए बेटा? टी, और ये तीनों मूल राशियां हैं, तो हमें किसकी वीमा चाहिए बेटा? सरफेस टेंशन की वीमा। तो सबसे पहले तो सरफेस टेंशन T बराबर क्या होता है? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और बल की वीमा होती है m1 L1 इंटू टी माइनस 2, और अपोन में L है, ये ऊपर चला जाएगा तो m1, और ये L से L कट जाएगा तो T माइनस 2। तो मुझे कुल मिलाकर ये वीमा चाहिए। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शन को अगर सोल आउट करूं और अगर मेरे पास ये वाला आंसर आ जाए, दैट इज मीन वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सरफेस टेंशन की वीमा यही तो होगी। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर ई एनर्जी है, ऊर्जा की वीमा होती है बेटा, m1 होता है, L2 होता है, और T माइनस 2 होता है। क्लियर? इनटू वेग माइनस 1 है। वेग की विमा कितनी होती है? तो वेग की विमा होती है L1 T माइनस 1। वेग की विमा कितनी होती है? L1 T माइनस 1, और ऊपर माइनस लग रहा है तो माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? L माइनस 1, और T माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, है ना? प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर टाइम कितना है बेटा?
क्या किया है यहाँ पर, वेग है ना, वेग की विमा की हम बात करेंगे। तो एक बार हम देखें यहाँ पर, तो -1 क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर t कितना है बेटा, है ना, t -2 है, t -2 हमारा यहाँ पर हो गया। तो बताइए यहाँ पर l कितना हो रहा है, L1 आ रहा है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा, और L2 और L-1 यानी कि L1 हो जाएगा, और t -4 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना। वापस एनर्जी की बात करूं तो E हो जाएगा मेरे पास m1L2, और कितना हो जाएगा t -2 N2। वेग पर -2 है और वेग की विमा ये है, इसको -2 से गुणा करूंगा तो L -2 और t +2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर दे रखा है आपके पास t -2, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहां पर t -2 से +2 कैंसिल हो गया, और L2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बचा है मेरे पास m1, और L तो कट गया, तो कितना बचा बेटा t -2, तो m1 और t -2। इसका मतलब ये गलत, ये मेरा सही आंसर। और फिर इसको अगर आप देखोगे तो ये भी आप लोगों का क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा कि m1 होता है और -2 लगा हुआ है, तो वो तो m -2 हो गया, तो ये तो वैसे ही हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन की विमा कितनी होती है, m1 t -2। क्लियर है ना। तो आप एक एक की विमा निकालकर इसको क्रॉस चेक कर ले यहां से, तो आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हुआ बेटा, सेकंड वाला है ना, EV -2 t -2। तो ये हमारा क्वेश्चन कहां से लिया गया, यूनिट एंड डायमेंशन के पोर्शन से लिया गया, ठीक है बेटा। ओके, कांच की एक 2 ग्राम की गेंद को मास कितना दिया हुआ है बेटा, यहां पर है ना, मास कितना दिया हुआ है बेटा, 2 ग्राम, 2 ग्राम मतलब 2 × 10⁻³ किलोग्राम मेरे को यहां पर दिया हुआ है। गेंद की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, आर बराबर है ना, गेंद को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्ध गोलाकार कप के, है ना, तो ये अर्ध गोलाकार है, तो त्रिज्या कितनी है बेटा, 20 × 10⁻², है ना, सेंटीमीटर की जगह मीटर में छोड़ा जाता है। तो गेंद की कप के तल तक गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गेंद पर किया गया कार्य। तो बेटा देखा जाए तो गेंद यहां से यहां आई, एक्चुअल में देखा जाए तो गेंद यहां से इस लाइन से लेकर यहां तक आई है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो इसने कितनी डिस्टेंस तय करी है बेटा, r है ना। तो यहां पर इसको वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, mgh, है ना। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क, तो वर्क नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट भी, बॉल भी कहां आ रही है, यहां से नीचे आ रही है, सेम डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो W बराबर mgh, m है मेरे पास 2 × 10⁻³ g की वैल्यू 10, और h त्रिज्या के बराबर है जो कि 20 × 10⁻²। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी वैल्यू 9.8 रखूंगा बेटा ना, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए g की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, 9.8 रखूंगा, ठीक है ना। तो यहां देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 9.8 हो गया, और ये मीटर में हो गया, और ये किलोग्राम में हो गया, 2 ग्राम था तो, है ना। अब मुझे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करूंगा मैं तो एक जीरो से ये एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 × 9.8, है ना, इंटू 4 × 9.8 इंटू, अब कितना हो गया बेटा, 4 × हो गया मेरे पास, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये 9.8 हो गया, 10⁻³ और 1 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 का 2 हासिल का 3, 37 38 39, है ना, 3.98 × 10⁻⁻4। इसको 3.92 × 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 3.92 और कितना हो जाएगा, ये मिली जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.92 मिली जूल। तो कुल मिलाकर बात करें तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्क इक्वल्स टू mgh, ठीक है ना, वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है बेटा, कि चित्र में दर्शाए अनुसार घर्षण रहित पथ ए बी सी डी ए
बी, सी, डी और ई का अंतिम भाग वृत्ताकार है। ये अंतिम भाग कैसा है? वृत्ताकार है। और जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? आर। कितनी रेडियस दे रखी है बेटा आपको? आर। यदि बिंदु ए ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर हो, ये कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की अधिकतम त्रिज्या r क्या होगी जिससे बिंदु A को छोड़ा गया एक पिंड फिसलकर गोलाकार पथ का एक चक्कर लगा ले। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ता हूं तो वो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां आने के बाद वो एक चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर छोड़ता हूं तो यहां पर तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये यहां से यहां तक आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। सबसे पहली बात तो ये, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी है और यहां चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं बात करूं सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण की। किसकी बात करूंगा बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूंगा यहां पर, एनर्जी कंजर्वेशन। और यहां पर एनर्जी है mgh और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v²। मैं m से m कैंसिल कर दूं, g की वैल्यू मेरे पास 10 है और h की वैल्यू मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू हाफ, और ये v² है और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी आई है? यहां पर वेलोसिटी आई है बेटा v बराबर 1 मीटर पर सेकंड। अब ये पार्टिकल यहां से चलकर एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना बेटा, तो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उसके लिए v बराबर √5gr होता है। कितना होता है? √5gr बराबर 1 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर कर देंगे तो 5gr बराबर कितना हो जाएगा? 1। और यहां से बात करें तो r बराबर 1/50, और ये मीटर में है और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब यहां तक बात हो गई है ना। ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन था। आइए एनएलएम के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। चित्र में प्रदर्शित सभी सतह घर्षण रहित हैं, तो T1 और T2 का अनुपात बताना है आपको। किसका अनुपात बताना है बेटा? T1 और T2 का यहां पर अनुपात आप लोगों को बताना है। और चूंकि T1 और T2 का अनुपात बताएंगे तो सबसे पहले यहां पर फोर्स तो दिया नहीं है बेटा, फोर्स यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया है ना। क्योंकि विदाउट फोर्स तो आप लोग निकाल नहीं पाओगे। तो यहां पर हम फोर्स की वैल्यू को एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां पर फोर्स कितना दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन में फोर्स थोड़ा सा मिसिंग हो गया बेटा, तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि फोर्स कितना दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई है ना, फोर्स यहां पर हमें गिवन नहीं है। चलो, अगर फोर्स गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर फोर्स गिवन नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो देखो बेटा, यहां पर ध्यान रखना है, ये F है ना और ये 30 है, तो F का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? F cos 30 है ना, F cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3/2 है ना। तो ये हो जाएगा F √3/2। कितना हो जाएगा बेटा? F √3/2। तो इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पर। कितना फोर्स लग रहा है? इतना फोर्स लग रहा है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एस्केलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एस्केलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एस्केलरेशन कितना होता है? नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ठीक है ना। तो फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स तो कितना है? F √3/2। ये तो हो गया नेट फोर्स। अपॉन नेट मास की बात करें तो नेट मास कितना हो गया? 12, 3, 13, 14, 15, और 15 और 15 कितना हो गया बेटा? यहाँ पर 30 हो गया। 15 और 15 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। तो नेट मास, तो अब बेटा ये एस्केलरेशन कितना हो गया? F √3 है ना, F √3 अपॉन ये हो गया 60। F √3 अपॉन कितना हो गया? 60। इतना एस्केलरेशन मेरे पास आ गया है, ठीक है ना। ये एस्केलरेशन आ गया है, ठीक। अब T1 अगर मुझे निकालना है, ठीक है ना, T1 निकालना है, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा? T1 बराबर T बराबर m है, तो यहां से मैं खींच रहा हूं तो T बराबर m है, तो m कितना हो जाएगा? 12 और 3 15 है ना, ये तो m हो गया। और a कितना हो गया बेटा? F √3 है ना,
और अपॉन में 60 है ना। तो 15 × 45, 15 × 60, तो ये कितना हो गया √3f/4 हो गया है ना T1। और T2 की बात करूं मैं तो T2 बराबर कितना हो जाएगा m है, तो T2 को मैं यहां से पकड़ कर खींचूंगा तो m इंटू है, तो m कितना हो गया 3। और a की बात करूंगा तो a कितना हो जाएगा f√3 अपॉन कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा f√3 और अपॉन में अगर बात करें तो 20 से कैंसिल हो जाएगा है ना, 20 से कैंसिल हो जाएगा। और दोनों का रेशो चाहिए मुझे, क्या चाहिए T1 तथा T2 का अनुपात, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो √3f से √3f यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/4, कितना हो जाएगा बेटा 20/4 है ना। और ये हो जाएगा 5:1, 20/4 का मतलब कितना हो जाएगा 5:1, दैट इज क्लियर। तो कह सकते हैं हम इस प्रकार से हम लोग इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स नहीं दिया होता, फोर्स देता तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द्रव्यमान m का एक गतिशील गुटका 4 मीटर द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से m है सॉरी है ना, द्रव्यमान m का एक गतिशील गुटका ठीक है ना 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से संगत कर रहा है, टकरा रहा है, और संगत के पश्चात हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है ना। यदि हल्के गुटके की आरंभिक चाल v है तो प्रत्यानयन गुणांक निकालें। तो प्रत्यानयन गुणांक E बराबर होता है बेटा V1 माइनस है ना V2 माइनस V1 और अपॉन में U1 माइनस U2, ये प्रत्यानयन गुणांक का फॉर्मूला होता है। देखिए ये गुटका है, इसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v है, और ये गुटका जो है बेटा 4m मास है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है ना, वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो ये u1 हो गया बराबर v और u2 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में टक्कर करते हैं, टकराते हैं, स्थिर गुटके से टकराते हैं, तो टक्कर के पश्चात हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है, तो m और इसकी वेलोसिटी v1 बराबर कितनी है 0 और ये 4m, इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है v2, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में जब कोलिजन होता है तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन है, संवेग संरक्षण। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी और प्लस यहाँ पर 0 इक्वल्स टू इसका मोमेंटम 0 और यहाँ पर 4m इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मास से मास कट गया तो v2 बराबर कितना हो गया बेटा v/4, v2 बराबर कितना हो गया बेटा v/4 है ना। तो फाइनल वेलोसिटी v/4, तो v2 की जगह तो हो जाएगा v/4 माइनस v1 बराबर कितना है 0 अपॉन u1 कितना है, तो u1 की बात करूंगा तो u1 तो v है माइनस u2 कितना है 0 है, तो ये हो गया मेरे पास है ना, तो ये हो गया v/4 अपॉन में v, तो v से v कट गया तो 1/4 और 1/4 की बात करूंगा मैं तो 0.25 है ना, 1/4 मतलब 1/4 है ना, एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब हो गया 0.25। तो ये कोलिजन ठीक है ना, या यूं कहें कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो मोमेंट ऑफ संवेग संरक्षण, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहां पर यूज करा है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं, बिंदु P से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष भार के कारण उत्पन्न बलागुण है ना, अक्ष के सापेक्ष है ना, यहाँ के सापेक्ष आपको बिंदु P है ना, बिंदु P से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष, कोई अक्ष है ये अक्ष और यहां से गुजर रहा है ना, बिंदु P से कोई एक्सिस गुजर रही है और यहां से बिंदु P से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष भार के कारण बलागुण। बलागुण क्या होता है बेटा, बल, ये इंक्लाइन प्लेन पर ये मूव कर रहा है, तो देखिए इसका जो भार लगेगा mg नीचे लगेगा, इंक्लाइन प्लेन पर इसको नीचे की तरफ लाने वाला फोर्स कितना है बेटा mg sin थीटा है ना, नीचे की तरफ लाने वाला फोर्स कितना है बेटा mg sin थीटा, ये होता है ना बेटा, फोर्स जो है इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ लाता है वो कितना हो जाता है हमारे यहाँ पर mg sin थीटा है ना। और यहां से यहां तक की बात करें तो रेडियस जो है वो कितनी है बेटा r, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा टॉर्क होता है ना, तो टॉर्क होता है, तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, तो हमारा जो कितना हो गया
हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हो गया हमारा mg sin थीटा, ठीक है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा यहाँ पर r, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा mgr sin थीटा, mgr sin थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ सारी ऑप्शन शायद मिसिंग है, तो अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा क्या, mg sin थीटा हो जाएगा क्या, सेकंड में 2mgr साइन थीटा हो जाएगा क्या, और थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर mgr साइन थीटा हो जाएगा क्या, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो 1/2 mgr कोस थीटा यहाँ पर हो जाएगा क्या, है ना, या इसको ऐसे कह दें mgr कोस थीटा यहाँ पर हो जाएगा क्या, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर mgr sin थीटा। इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं बार बार, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को आने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन हम बनाएंगे तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं। एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का ठोस गोला क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़कता है। ये क्षैतिज सतह है ना, इस पर बिना फिसले क्या करता है, लुढ़कता है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात। तो बेटा घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, और रोटेशनल इसका फॉर्मूला होता है k² अपॉन r²। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1+k² अपॉन r²। और हमें चाहिए दोनों का अनुपात, है ना। तो दोनों का अनुपात चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी टोटल मोशन, है ना, टोटल मोशन। तो यहाँ पर k² अपॉन r² की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2/5 होती है, और यहाँ पर 1+2/5, 1+2/5 मतलब 7/5 हो जाएगी। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर सिमिलरली 2/7 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट हमारे लिए ये होने वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम बेटा नहीं। आगे आ जाते हैं। ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर एम द्रव्यमान के 3 कण रखे हुए हैं, है ना, 3 कण। त्रिभुज की भुजा की लंबाई को ऐसे दो, देखो ये ऐसे है बेटा, है ना, ये ए भुजा है और ये त्रिभुज है बेटा। यहाँ पर m द्रव्यमान का कण, यहाँ पर m द्रव्यमान का कण, यहाँ पर m द्रव्यमान का कण, भुजा कितनी है, a है। और त्रिभुज की भुजा की लंबाई को ऐसे कितनी बढ़ा दें, 2a बढ़ा दें, है ना, ऐसे कितनी बढ़ा दें, 2a। ये 2a हो गई बेटा, ना 2a हो गई। मास आपको वैसा ही रखना है, मास में कोई चेंजेस नहीं है। तो कार्य ज्ञात कीजिए, तो कार्य बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यू इनिशियल इक्वल्स टू -gm² अपॉन gm1m2 अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। तो कितनी हो जाएगी बेटा a, और u फाइनल कितना हो जाएगा, तो u फाइनल हो जाएगा तो -gm² अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला -gm1m2 अपॉन r, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -gm1m2 अपॉन कितना हो जाएगा 2a, ठीक है ना, 2a। तो फाइनल माइनस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इनिशियल कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है बेटा, तो -gm² अपॉन 2a प्लस gm² अपॉन a, क्लियर है। तो यहां से हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो gm² अपॉन कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा का -gm1m2 अपॉन r, है ना। ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, -gm1m2 अपॉन r होता है बेटा, ठीक है ना। तो -gm² अपॉन 2a हो जाएगा। त्रिभुज की भुजा की लंबाई को a से कहाँ तक बढ़ाने में, 2a तक बढ़ाने में क्या, अच्छा इसमें एक चीज और देखेंगे
यहाँ पर कितने डाइपोल है, 1 2 3 है ना, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 टाइम्स हो जाएगी तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 Gm²/a। सर ये 3 क्यों आया, 3 क्यों आया बताओ, 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर है ना ये एक पोल बन रहा है, ये एक है ना इन दोनों का एक युग्म है, ये इन दोनों का एक युग्म और इन दोनों, इसके कारण एनर्जी -Gm²/a, इसके कारण -Gm²/a और इसके कारण -Gm²/a। तो कितने हो गए बेटा, -3 है ना Gm²/a और यहाँ पर -3 Gm²/2 है, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन दे दे तो कर पाएंगे क्या, 3Gm²/a², जैसे मैंने दे दिया 3Gm²/a दे दिया, यहाँ पर 3/2 Gm²/a दे दिया, यहाँ पर दे दिया आप लोगों को कि Gm²/a दे दिया। तो ये इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन दे दें तो क्या हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखेंगे कि इस तरीके से वर्क डन वाले क्वेश्चन जो है आपको कई बार PYQs के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। आइए एक इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, क्या है हमारे पास 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो बक्से एक तार से जुड़े हैं, है ना। 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो बक्से एक तार से जुड़े हैं जो द्रव्यमान रहित तथा घर्षण रहित गिरने के ऊपर से गुजरते हैं। यदि तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल भी दे रखा है ना, तो तार में विकृति ज्ञात कीजिए, विकृति ज्ञात करनी। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले विकृति का, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल, है ना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। हमें निकालनी क्या है, विकृति ही तो निकालनी है। तो विकृति बराबर कितना हो जाएगा, तो विकृति बराबर कितना हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, तो विकृति बराबर प्रतिबल अपॉन वाई, है ना, और प्रतिबल होता है एफ अपॉन ए इंटू वाई, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें विकृति निकालनी, एफ अपॉन ए इंटू वाई। अब पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना हमारे पास, तो विकृति बराबर एफ, एफ यहाँ पर फोर्स किसकी वजह से लगेगा, टेंशन की वजह से, है ना। तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हमें टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है यहाँ पर एस्केलरेशन निकालो, और एस्केलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, है ना। एस्केलरेशन कितना होता है, तो नीचे लगेगा 20 और इधर लगेगा 30, है ना। यहाँ पर कितना फोर्स लगा बेटा, 30, और यहाँ पर कितना लगा, 20। चूंकि एक 20 इधर और 30 इधर है ना, इसको ऐसे कर दो, तो 30 में से 20 गए, तो एस्केलरेशन नेट फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 बटा नेट मास 3 और 2 5, ये कैंसिल हो गया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस्केलरेशन हो गया। और टेंशन निकाले तो चूंकि ऊपर जा रहा, तो टी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू जी प्लस ए। टेंशन का फॉर्मूला कितना होता है, टी बराबर m इंटू जी प्लस ए, और m कितना है तुम्हारा 2, और ये 10 और 2 12, तो 12 दूनी कितना हो गया, तो 24 न्यूटन है, 24 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फोर्स हमारा तनाव हो गया, और तनाव है 24 न्यूटन, और अपॉन में एरिया की बात करूं तो एरिया मेरे पास कितना है 0.1, और सेंटीमीटर है तो मीटर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर को चेंज कर देंगे। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया मेरे पास 12 इंटू 10⁻11, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हटा, ये मेरे पास 10 हो गया, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, और ये माइनस के 4 में से -4 कट गए, है ना, 4 में से 4 कटे तो कितना हो गया, 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 6, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6, है ना, तो 2 mm, है ना। विकृति कितनी हो गई बेटा, 2 mm। तो अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि 1 2 3 4, है ना, क्या दे दूं मैं, 2 mm दे दूं मैं आपको, 1.5 mm दे दूं मैं आपको, है ना, 3 mm अगर मैं आपको दे दूं, और 2.5 mm में अगर आपको दे दूं, तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, 2 mm, ठीक है ना, 2 mm इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए है।
ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, ये कथन और कारण से एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है जो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं कि जब एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है को जब एक स्प्रिंग तुला A से लटकाया जाता है ना, तो पाठ्यांक कितना आता है, 4 kg आता है ना। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग तुला है, ये स्प्रिंग तुला है, यहाँ पर यहाँ से इस पिंड को लटकाया तो पाठ्यांक कितना आया, इस स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना आया बेटा, 4 kg। कितना पाठ्यांक आया बेटा, 4 kg। एक अन्य तुला बी के पलड़े पर द्रव से भरा एक बीकर रखा जाता है। एक दूसरा तुला है ना, तुला ऐसा है बेटा, ये इस तरीके से तुला है और यहाँ पर हम बीकर रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, बीकर रखते हैं, ये द्रव हम रखते हैं। तो इस तुला का पाठ्यांक 7 किलोग्राम है। कितना है बेटा, 7। इस द्रव की वजह से यहाँ पर जो भार लगेगा ना इस तुला पर, वो कितना आ रहा है बेटा, 7 kg। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये मास लटका हुआ है इसकी वजह से कितना आ रहा है बेटा, 4 kg। और यहाँ पर जो मास लटका हुआ है इसकी वजह से कितना, इस पानी की वजह से ये जो तुला है बेटा, ये तुला है ना, ये तुला, ये पानी इस तुला पर भार लगाएगा जिसकी वजह से 7 kg रीडिंग, और ये तुला लटकाने वाला है ना। तो एम द्रव्यमान का मास जब लटकाया गया तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 kg आ रहा है। ठीक है। अब इस तुला का पाठ इतना, अब दोनों तुलाओं को अब इस प्रकार से रखा जाता है कि लटकता हुआ पिंड बीकर में रखे हुए द्रव के अंदर है। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया बेटा, इस लटकने वाले पात्र को इस द्रव के अंदर डुबो दिया। अब द्रव के अंदर डुबो दिया है तो इस स्थिति में ए का पाठ्यांक बढ़ेगा या घटेगा। तो बेटा जब मैं इसको द्रव में डुबो देता हूं तो पहले जो इसका mg लग रहा था है ना, mg कितना चाहिए, m कितना था इसका, 4 था ना। इसका मास कितना हो रहा था, 4, तो नीचे कितना बल लग रहा था, 40। चूंकि जब मैंने इसको द्रव में डुबोया तो इस तुला, इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। ये जो मैंने स्प्रिंग तुला का मास था उसको पानी में डुबोऊंगा तो नीचे तो mg लगेगा, लेकिन अब क्या होगा, ऊपर की तरफ और बल लगेगा, उत्प्लावन बल है ना, ऊपर लगेगा बल। ऊपर लगने से जो नीचे वाला बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे 4 kg आ रहा था ना, 40 न्यूटन भार हो रहा था, अब इस पर उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ। और वैसे भी इसको अगर मैं द्रव में डुबाऊं तो इसके भार में क्या आती है, कमी। पढ़ा ना हमने जब किसी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा कि जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्णतया द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या आती है, कमी। तो इसको डुबोया तो इसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना, भार में कमी आएगी। तो इसका पाठ्यांक तो घटेगा। क्लियर है। लेकिन क्यों घटेगा, क्योंकि इसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा, और चूंकि इस वाले पर उत्प्लावन बल लगेगा तो द्रव पे नीचे की तरफ बल लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होगा, क्रिया प्रतिक्रिया। तो अगर एक्शन ऊपर की तरफ हुआ तो रिएक्शन कहां होगा, नीचे। तो ये वाला जो तुला है इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। तो नीचे वाले तुला का भार, जो तुला बी है ना बेटा, उसका भार तो क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। और जो लटकने वाला तुला है, स्प्रिंग तुला है, उसका भार यहां पर क्या हो गया, घट गया है। क्लियर। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से आया है। कहां से आया बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स से। प्यारा क्वेश्चन है कि नल से पानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 3 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक चाल से प्रवाहित हो रहा है और नल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है ना, ये 2 मीटर स्क्वायर है और पानी की चाल 3 मीटर पर सेकंड है। यदि पानी का प्रवाह स्थिर हो और संपूर्ण प्रवाह के दौरान दाब नियत है, बेटा यहाँ पर दाब क्या है, नियत है, तो नल से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रवाह का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए मैं सातत्य समीकरण का यूज करूंगा, a1 v1 बराबर a2 v2 है ना, a1 v1 बराबर a2 v2। ये 1 और ये 2 मान लेता हूं ना। तो एरिया a1 मुझे दे रखा है क्या, बिल्कुल 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। a2 मुझे निकालना है और v1 मुझे दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। ये v2 मेरे पास नहीं है। बताओ अगर v2 आ जाए तो क्या मैं a2 निकाल सकता हूं क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी निकाल लूंगा। और फ्लूइड में जब द्रव बह रहा होता है ना तो हम लोग बर्नौली प्रमेय का यूज करते हैं। और बर्नौली प्रमेय क्या होता है बेटा, P प्लस हाफ रो, P प्लस कितना होता है बेटा, हाफ रो, और V1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू, है ना, P प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर और प्लस रो जी, सॉरी P2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रो
जी H2 है ना, ये हो गया रो जी H2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो चूंकि प्रेशर तो सेम है ना दोनों तरफ, दाब समान है, एग्जामिनर कह रहा है कि संपूर्ण प्रवाह के दौरान दाब नियत है, तो दाब तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और हाफ की जगह मैं हाफ यूज कर लेता हूं। और डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल यहाँ वेलोसिटी कितनी है बेटा, 3 है ना, और 1 वाले पॉइंट पर है ना, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, और h कितना दे रखा है आपको, 0.8 दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे पास, 0.8 दे रखा है, ठीक है ना। तो पानी के मैं घनत्व की बात करूंगा, है ना, पानी का घनत्व, पानी के घनत्व की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पानी का अच्छा रो जी एच, यहाँ पर h कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच गया बेटा आपके पास, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, हाफ रो और V2 का स्क्वायर, यहाँ से रो कॉमन लेकर मैं क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा, हाफ की जगह हाफ, V1 कितना दे रखा है मेरे पास, V1 3 दे रखा है ना, 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस G मेरे पास 10 है, और H कितना है मेरे पास, H 0.8 दिया हुआ है ना, 0.8 इक्वल्स टू हाफ, और किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, V2 का स्क्वायर जो मेरे को निकालना है। तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 10 है ना, तो 10 तो ये 8 हो जाएगा, 4 पॉइंट प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा, 8 और बराबर हाफ, और ये हो गया मेरे पास V स्क्वायर, है ना। तो 8 9 10 11 12 है ना, 8 और कितना हो गया बेटा, ये 9 10 11 12, 12.5 इक्वल्स टू हाफ V स्क्वायर, और ये 12.24 और 25, तो V स्क्वायर बराबर 25, तो V स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, 25, तो V बराबर आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ की वेलोसिटी मेरे पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि वेलोसिटी आ गई है तो अब आसान है, एक बार देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक हुई हो तो। हमने क्या किया, हाफ रो V1 कितना था मेरे पास, 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और रो जी एच, रो कट गया, जी मेरा 10 और h कितना है 0.8, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि h 0 है, ये खत्म, हाफ रो, और V2 मुझे निकालना है 4.5, और ये हो गया 8 हो गया, और ये हाफ V2 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 8 9 10 11 12 दूनी 24, V स्क्वायर दूनी 25, और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब एरिया कितना दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है आप लोगों को ना, तो A1 दिया हुआ आपको 2 मीटर स्क्वायर, इंटू V1 कितना दिया हुआ है 3, इक्वल्स टू A2 कितना दिया हुआ है मेरे को, A2 निकालना है, और V2 कितना दिया हुआ है 5, है ना। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6/5 है ना, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखें, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, और दैट इज ये बर्नौलीज प्रमेय से है ना, कैसे बनाओगे आप लोग, ये बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो 1.2 समथिंग आ जाएगा ना, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, एक बार चला जाएगा, और 1.2 मीटर स्क्वायर करीबन यहाँ पर एरिया बन जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन है, दी गई विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, क्या पूछा है बेटा, ये ग्राफ किसके बीच में बनाया गया, ग्राफ बनाया गया है टेम्परेचर और क्यू के बीच में, है ना। और आपको पता है कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू या इक्वल्स टू 1/ms, है ना, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये स्लोप हो जाएगा, टी क्यू ग्राफ का जो स्लोप है ना, यानी कि यूं कह सकता हूं कि ये जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, एस है। एस क्या होता है यहाँ पर, एस है विशिष्ट ऊष्मा, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है बेटा, यहाँ पर जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है। तो स्लोप ए का ज्यादा है और बी का स्लोप कम है ना, ये ए का स्लोप है और ये बी का स्लोप है, ए का स्लोप ज्यादा है मतलब ए की विशिष्ट ऊष्मा कम है, और बी का स्लोप कम है इसलिए बी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जिसका स्लोप कम है, स्लोप कम किसका है बेटा, बी का, है ना। तो बी का स्लोप क्या है,
कम है, और चूंकि कम है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये ग्राफ है डेल टी और क्यू में, तो डेल्टा टी और क्यू का ग्राफ इक्वल्स टू 1/ms होता है, यानी कि टी क्यू ग्राफ का जो आप स्लोप देखोगे ना, वो स्लोप एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम बात करें अगले में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, थर्मल फिजिक्स का, सॉरी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि एक नए थर्मोमीटर में पानी 20 ए पर जमता है ना, लोअर पॉइंट जमता मतलब कौन सा पॉइंट, लोअर पॉइंट है, और इतने पर उबलता है, ये अपर पॉइंट हो गया, अपर पॉइंट हो गया। यदि तापमान सेल्सियस में कितना है, 60 डिग्री है, यदि तापमान सेल्सियस में 60 डिग्री है, सेल्सियस में कितना तापमान दे रखा है बेटा, 60 डिग्री है ना, तो नए थर्मामीटर में कितना ताप दर्ज होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, थर्मामीटर में पानी 20 ए पर जमता है और 150 ए पर क्या होता है, उबलता है, ठीक है ना। यदि तापमान सेल्सियस में कितना है बेटा, 60 है ना, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट और अपॉन में अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इक्वल्स टू एक्स माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये एक रिलेशन है बेटा। तो सेल्सियस में ताप कितना दे रखा है, 60 माइनस लोअर पॉइंट कितना होता है, 0। सेल्सियस का अपर पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर पॉइंट 0 होता है, तो 100 माइनस 0, और यहाँ पर निकालना x माइनस लोअर पॉइंट 20 डिग्री और अपर पॉइंट कितना है, 150 है ना, 150 माइनस लोअर पॉइंट कितना है, 20 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर हम सोल्व आउट करेंगे तो 60/100 कितना हो जाएगा, ये 60/100 इक्वल्स टू x माइनस 20, और ये आप देखेंगे तो 150 में से 20 गए तो कितना हो जाएगा बेटा, 130 हो जाएगा ना, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये 0 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 हो जाएगा, तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 13 78 हो जाएगा ना, 78। तो x बराबर 78 प्लस 20 यानी कि 98 हो जाएगा, और ये a में आ जाएगा ना इसी फॉर्म में, तो 98 a हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारा था, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, अभी देखें हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे पास, अगर हम ढंग से देखें तो हम कर चुके हैं 1 2, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आधा है ना, आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हाफ जर्नी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक मोटे ट्यूब में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा भरी है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बात करेंगे तो 300 केल्विन है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा भरी है एवं इसका दाब 8 एटीएम है ना, तो ये P1 बराबर कितना है, 8 एटीएम है, और टेम्परेचर T1 बराबर कितना है, 27 डिग्री है ना, ताप बराबर। ट्यूब अचानक फट जाता है तो हवा का ताप होगा, देखो ट्यूब अचानक फट गया, अचानक जब भी कोई प्रक्रिया होती है, अचानक प्रक्रिया होती है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब अचानक प्रक्रिया हो तो रुदोष्म प्रक्रम होता है, और रुदोष्म प्रक्रम में मैंने आपको बताया था कि P की पावर 1 माइनस घामा इंटू टी की पावर घामा इक्वल्स टू P1 T1 है ना, इक्वल्स टू P2 की पावर 1 माइनस घामा, और T2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, घामा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं T1 अपॉन T2 की पावर घामा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इधर कितना हो जाएगा, तो P2 अपॉन P1, या ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं T2 अपॉन T1 की पावर गामा, T2 अपॉन T1 की पावर गामा, तो P1 अपॉन P2 है ना, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा, कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस गामा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा, और अपॉन में गामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो गामा कितना दे रखा है, 3/2 है ना, 3/2।
तो इसका मतलब 1 माइनस 3/2 और अपॉन में 3/2, ठीक है ना। तो ये एलसीएम यहाँ से लेंगे तो 2 माइनस 3 है ना, तो -1/2 अपॉन 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो -1/3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? -1/3। अब T1 आपको दे रखा है क्या? T1 आपको दे रखा। अच्छा, T2 निकालना है तुम्हें ना, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? P1 अपॉन P2 की पावर, है ना, -1/3 और इंटू T1 यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब T2 बराबर, है ना, T2 बराबर P1 कितना है? प्रेशर पहले कितना था? 8 एटमॉस्फेयर, है ना, 8 है ना, ये 8 था और बटे में अब कितना हो गया? 8 था, तो बटे में अब कितना हो गया बेटा? ये, है ना, तो अचानक फट जाता है तो ताप जो है ना, ये अब 1 हो गया बेटा, है ना। एक एटमॉस्फेयर, वायु में तो एक ही होता है ना, इंटू -1/3 और इंटू में 2, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया। तो ये हमारे पास T2 हो गया। T2 हो गया 2 की पावर 3 और इंटू -1/3 इंटू T1। ये कट जाएगा तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 T2। 2 की पावर -1 का मतलब हो गया कि T2 बराबर, है ना, T2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू T1 हो जाएगा, है ना। तो T2 बराबर, है ना, तो T1 कितना है मेरे पास? 300 और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 केल्विन। कितना हो जाएगा बेटा? 150 केल्विन, है ना। सेंटीग्रेड में अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डन। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि M1 द्रव्यमान और L लंबाई की कोई एक समान रस्सी किसी दृढ़ टेक से ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है ना। यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई है, यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई है जिसका द्रव्यमान कितना है बेटा? M1। यहाँ पर कोई रस्सी लटकी हुई है जिसका द्रव्यमान कितना है? M1 तथा L लंबाई की कोई एक रस्सी टेक से लटकी हुई है। इस रस्सी के मुक्त सिरे से द्रव्यमान M2 का कोई गुटका जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, रस्सी का द्रव्यमान M1 है और ये गुटका है M2, ठीक है ना, M2। और ये रस्सी का द्रव्यमान कितना है? M1 है ना। रस्सी के मुक्त सिरे पर तरंग दैर्घ्य λ1 है। यहाँ तरंग दैर्घ्य कितनी है? λ1 है। और अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न किया जाता है यदि रस्सी के शीर्ष तक पहुंचने पर इसके स्पंद की तरंग दैर्घ्य λ2। तो यहाँ पर λ1 है तरंग दैर्घ्य, है ना। जैसे मैं इसको खींचकर छोड़ूंगा तो ये दूरी है, दूरी में वेव उत्पन्न होगी और वेव उत्पन्न होगी तो उसका लैम्बडा, यहाँ पर λ1 और यहाँ λ2, यहाँ वेलोसिटी v2 और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 हो जाएगी, है ना। यहाँ वेलोसिटी v1 हो जाएगी। या नीचे मास m2 लटका हुआ और उस डोरी का मास कितना है? m1 है। तो आपको क्या बताना है? λ2 अपॉन λ1 बताना है, ठीक है ना। λ2 अपॉन λ1। तो हमें पता है कि v बराबर क्या होता है? n लैम्बडा या v प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है ना। तो अब यहाँ अब मुझे क्या निकालना है? वेग निकाल लेता हूं मैं पहले, है ना, वेग निकाल लेता हूं। तो क्या होता है कि v बराबर कितना होता है कि बेटा v बराबर अंडरवुड में t अपॉन कितना होता है? म्यू होता है। v बराबर अंडरवुड में t अपॉन क्या होता है? म्यू होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। v बराबर अंडरवुड में कितना हो जाएगा? t अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं। अब v बराबर अंडरवुड में t अपॉन म्यू हो जाएगा तो टेंशन की अगर मैं बात करूं, इस वाले सिरे पर मैं बात करूं, है ना, इस वाले सिरे पर अगर मैं बात करूं रस्सी के इस वाले सिरे की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर देखना, इस वाले सिरे पर मैं रस्सी के सिरे पर बात करूंगा, देखना इसको देखो आप, है ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस वाले सिरे पर क्या है? t बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये तो म्यू तो कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? अंडरवुड t। और यहाँ पर मैं v2 की बात करूँ, v2 अपॉन v1 की बात करूँ तो अंडरवुड में कितना हो जाएगा? t2 अपॉन t1। और t2 कितना हो जाएगा? यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा दूसरे पर, है ना। तो दूसरे पर टेंशन कितना होगा? तो यहाँ पर तो टेंशन सिर्फ m के कारण होगा, तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा बेटा?
है ना, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है ना, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो अगर मैं यहाँ सेकंड पे टेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर टेंशन किसका आएगा, वायर का भी आएगा और इसका भी आएगा ना। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टी एम जी होता है ना, तो इसका भी मास काउंट होगा और इसका भी मास काउंट होगा 2 पर, तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। और यहाँ टेंशन कितनी होगी इस वाले पॉइंट पर, है ना, यहाँ टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2। तो T1 के नीचे कितना लटका हुआ है, मास mg। तो कितना हो जाएगा मास, mg होता है ना, तो g तो वैसे भी कट जाएगा, तो मास ले रहा हूँ मैं यहाँ पर m2 ले रहा हूँ, है ना। मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, m2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मास हो गया। अब क्या हुआ कि v2 अपॉन v1 बराबर अंडररूट m1 प्लस m2 अपॉन m2, और v प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा होता है ना। तो v2 अपॉन v1 बराबर लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1 बराबर कितना हो जाएगा, अंडररूट m1 प्लस m2 और अपॉन में m2। तो m2 वाला ये आंसर आएगा, नीचे m2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो खैर क्लासरूम में भी मैंने कई बार आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है। और हाफ देखिए, 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर एक कण ऐसे चमक कर रहा है, ये रेखा है बेटा ना, ये रेखा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, पूरी कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो आयाम कितना हो जाएगा, आधा, तो आयाम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर एक कण ऐसे चमक कर रहा है, माध्य स्थिति से निम्न दूरी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। ये मेन पोजीशन से मान लीजिए ये दूरी x, यहाँ पर क्या बराबर होगी बेटा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के, है ना, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हाफ के चला गया, और ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो गया। और ए कितना दे रखा है तुम्हें यहाँ पर, ए बराबर हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2x स्क्वायर, ये कट गया 2, तो 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया, √2, है ना, x बराबर √2 सेंटीमीटर, x बराबर कितना हो गया, √2 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। x बराबर √2 सेंटीमीटर हो गया। तो एक कंसेप्ट ये भी हमारा हो गया, चलिए बहुत प्यारा। तो ये थे हमारे एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं अपने आप को, और हम लोग आते हैं 12th वाले पोर्शन में, जहां से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखो, दो बिंदु आवेश ए और बी जिन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, इनके बीच लगने वाला बल F है। तो बल कितना लगेगा, F बराबर K और Q1 इंटू Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना बल लगेगा ना, F इक्वल्स टू K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना बल इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ठीक है ना। यदि ए का 25% आवेश बी को दे दिया जाए, तो ए का 25% आवेश दे दिया जाए, तो ए पर कितना आवेश बचा बेटा, 3/4 क्यू, है ना, तो 1/4 उधर चला गया, 3/4 क्यू बचा, और यहाँ पर प्लस माइनस क्यू है, और इसका 25% मतलब इधर आ गया Q/4, है ना, प्लस का Q/4 आ गया, तो ये भी कितना हो गया, माइनस का 3Q/4, है ना भाई। 25% मतलब 1/4 इधर से आया होगा, तो 1/4 इधर से आएगा, तो माइनस का Q था और प्लस का Q/4 आया, तो Q/4 आया, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 3Q/4 हो गया ना। तो अब नया फोर्स की बात करूं, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के Q1 कितना है 3Q/4, और Q2 कितना है, वो भी 3Q/4, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये हो गया 339, और ये हो गया 16, और ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो 9/16, और इंटू ये हो जाएगा F1, है ना। तो यानी f का कितना गुना हो जाएगा, 9/16, है ना, तो 9/16 इंटू एफ हो जाएगा। ये आप देखें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। आगे आते हैं,
4 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। देखिए वैसे तो नोडल एनालिसिस मेथड से इस क्वेश्चन को लिया गया है जिसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी, बट जब हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं ना तो फिर क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, 4 ओम है और इसमें मुझे क्या बताना है, धारा बतानी है। तो बेटा ये बैटरी का 10 वोल्ट है तो यहाँ पर +10 हो जाएगा, है ना, +10। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, +10 वोल्ट। और यहाँ पर जो है ये 6 हो जाएगा ना, 6 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट, ये प्लस का 6 है तो 6 हो गया। तो बेटा इन दोनों के बीच में विभवांतर की बात करूं तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 10 - 6 मतलब 4 वोल्ट, है ना। इन दोनों के सिरों पर, इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभवांतर 4 वोल्ट हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि I = V/R, तो V/R, तो V कितना है बेटा 4 और R भी कितना है 4, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 एम्पियर का कुछ इसमें आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बाकी तो आप नोडल वोडल लगाकर यहाँ पर आप लड़ते रहो इस कॉन्सेप्ट से, है ना, तब तक भी हम अटकते रहेंगे। बट ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हम बहुत क्विकली यहाँ पर कर सकते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट की बात है। चलिए अब यहां पर हम बात करें तो दो समांतर तार हैं हमारे P तथा Q में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 2 एम्पियर की धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं और तारों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि तार P अनंत लंबाई का तथा तार Q 2 मीटर लंबा है, मतलब एक तार तो बेटा ऐसा है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का तार है P, है ना, और इसमें करंट कितना बह रहा है, 10 एम्पियर का करंट बह रहा है। और इसके पास में एक और तार है जिसमें जिसमें करंट कितना बह रहा है, इसमें 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक है ना। तारों के मध्य दूरी कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो बीच की डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा 10 सेंटीमीटर है। यदि P अनंत लंबाई का तार है ना और Q 2 मीटर लंबा तार है, ये 2 मीटर लंबा तार है, तो तार Q पर कार्यशील बल, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यदि दो तार एक दूसरे के समांतर होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत दिशा में धारा बह रही है ना, समान धारा दिशा में धारा बहेगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो फोर्स लगेगा तो वो रिपल्शन फोर्स लगेगा। दूसरी बात, फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे समांतर तारों में धारा बह रही हो तो एकांक लंबाई का जो बल होता है ना बेटा, तार की एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वो होता है म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd, है ना, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ फोर्स अगर मुझे चाहिए तो म्यू0 की वैल्यू तो हो जाएगी 4π × 10⁻⁻7। पहले वाले में करंट 10 एम्पियर, दूसरे वाले में करंट 2 एम्पियर, 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह पाई, और दूरी की मैं बात करूं तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू -2 कितना हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये लेंथ जो है वो इधर चली जाएगी तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी, है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 2 से इस 2 को कैंसिल करता हूँ, पाई से इस पाई को कैंसिल करता हूँ, 10 से 10 को कैंसिल करता हूँ, -2 से -2, तो ये -5 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास बेटा 4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मेरे पास इसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि समान दिशा में धारा बह रही है, विपरीत दिशा में धारा बह रही है, वो सारी कंडीशंस हमें क्लियर हो तब हम करें। मजेदारी तो वही है ना। किसी किसी द्विध्रुव आघूर्ण, किस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा l लंबाई है। मेरे पास एक चुंबक है बेटा ना, ये चुंबक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है बेटा, m है, और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, l लंबाई है ना, इसकी लंबाई l है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण मेरे पास कितना है, कैपिटल M है, ठीक है ना। चुंबकीय छड़ को चित्रानुसार मोड़ा जाता है तब नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा बेटा, देखिए अब जब मैं इसको मोड़ लेता हूं, है ना, तो ये इसकी ध्रुव प्रबलता हो जाती है और हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगी, है ना। तो ये r हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर एक डिस्टेंस हो जाती है, ठीक।
अब नया ध्रुव मुझे क्या चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो एम डेस बराबर एम इंटू लंबाई कितनी हो जाएगी, आर, है ना, ये आर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आर को एल की फॉर्म में कैसे इल्यूमिनेट करें, आर को एल की फॉर्म में कैसे इल्यूमिनेट करें। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी थी बेटा, एल लंबाई थी, है ना, पूरी लंबाई जो आप लोगों के पास थी वो कितनी थी, हमारे पास एल थी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये मान के चले, ये मेरे पास वायर है ना, ये वायर है, इस वायर को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं, 360 डिग्री पर मोड़ दूं, है ना, 360 डिग्री पर मोड़ दूं, तो ये एल लंबाई कन्वर्ट हो गई ना 2 पाई आर में। एल लंबाई किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, 2 पाई आर में, ठीक है ना। तो 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई आर, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 2 पाई आर अपॉन 360, और हमारे 60 डिग्री पर कितना होगा, तो 0 से 0, 36 का 6, तो कितना हो जाएगा बेटा, और ये 2 से भी कट जाएगा, तो पाई आर बाई 3, और ये लंबाई हमारी थी, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना, अभी बताता हूं मैं आपको इसको। और r बराबर कितना हो जाएगा, 3l अपॉन पाई। r बराबर बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा ये एक रोड है, इस रोड को मैं मिलाकर 3 एल लंबाई की रोड है ना, और इसको मैं घुमाकर यहाँ पर एक एंगल बना, ये वृत्त वृत्त बना दिया है ना, लूप बना दिया, तो ये एंगल कितना बना, 360, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तब इसकी लंबाई एल जो थी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, अगर मैं इसकी रेडियस आर मान लेता हूँ तो ना, 1 डिग्री का कोण होगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर बट्टा 360, है ना। और हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का आर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि पाई आर बाई 3, और ये 60 डिग्री बराबर, ये जो है ना 60 डिग्री, और यही लेंथ कितनी है हमारी एल। तो हमारा आर बराबर कितना आया, 3l बाई पार, आर बराबर कितना है, 3l बाई पाई। तो एम डेस बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू 3l बाई कितना हो जाएगा, पाई, तो ये हो जाएगा 3 बाई पाई इंटू एम। तो दैट इज द आंसर, सॉरी 3m बाई पाई, है ना, दैट इज द आंसर। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्लियर है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। किसी कुंडली में विद्युत धारा I का मान आरेखानुसार समय के साथ परिवर्तित होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ, देखो ये धारा और समय का मान चेंज हो रहा है ना, धारा और टाइम, है ना, t/4, t/2, 3t/4। अब आपको बताना, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि है ना, E बराबर कितना होता है, -L और di/dt, है ना। मतलब करंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई आएगा बटो माइनस में। तो यहां पर करंट सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, तो ई कैसा हो जाएगा, यहां से ओ से ए, बी और सी, है ना। तो ओ से ए की मैं बात करूं तो करंट स्ट्रेट लाइन है, करंट स्ट्रेट लाइन है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट, है ना, ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। बट हमारा जो ई इंड्यूस हो रहा है वो तो कैसा है, माइनस, तो माइनस कांस्टेंट है, तो यानी कि ये ई जो आएगा वो कैसा आएगा, ईएमएफ कितना होगा, माइनस में। तो यहाँ से ओ से ए लेकर माइनस में, तो इस वाले में तो ऊपर जा रहा तो कट गया, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा तो कट गया। ये देखो माइनस में कांस्टेंट, ये भी नीचे जा रहा तो कट गया, ये माइनस में कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है बट माइनस में है। अच्छा ए से बी की बात करूं, मैं ए से बी की बात करूं तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, आई टी कांस्टेंट है, आई टी। अब आई टी का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ई आएगा, तो ई कैसा आएगा, कांस्टेंट है तो जीरो, तो जीरो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और फिर आगे फिर प्लस आ जाएगा अपने आप ही, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस और ये वाला माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो पहले वाले पॉइंट को देखते ही हमारे को समझ जाना चाहिए, है ना, बाकी तो पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आगे से ही हमारा यहाँ पर बन जा रहा है ना।
ठीक है भाई। अब आ जाते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच समान विद्युत क्षेत्र है, ये कैपेसिटर है और प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको ई, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है आपके पास डी, ठीक है ना, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है ए। तो संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो ठीक है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, तो ऊर्जा घनत्व की अगर मैं बात करूं ना बेटा, ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ऊर्जा घनत्व वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा आयतन, और ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, और ये आयतन इधर आ जाएगा, तो आयतन इधर आ जाएगा, तो ये आयतन हो गया, और ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और आयतन कितना होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, प्लेट का एरिया ए और डिस्टेंस डी, ये हो गया इनका आयतन। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा आयतन, ठीक है ना, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा आयतन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। दिखाए गए चित्र के अनुसार L प्रेरक, C संधारित्र और R प्रतिरोध का विभव प्रतिरोध V वोल्ट का विभवांतर के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं, और 40 वोल्ट 10 वोल्ट और 40 वोल्ट, है ना, ये 40 ये 10 और ये 40 वोल्ट है। तो LCR श्रेणी प्रतिपथ में प्रवाहित धारा IRMS कितना दे रखा है, 10√2। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए पहले तो मैं टोटल V निकाल लूं। टोटल V का फॉर्मूला होता है V बराबर VR का स्क्वायर प्लस V L माइनस VC का स्क्वायर, है ना, जो भी ज्यादा हो कम हो वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। R कितना है बेटा, R है 40, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL कितना है, तो ये है ना VC, है ना, तो ज्यादा में से कम घटा देंगे, तो 40 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और 40 और 10 30, तो ये हो गया 50। तो V कितना आ गया, 50 वोल्ट। इस पूरे का वोल्टेज कितना हो गया, 50, पूरे का वोल्टेज 50 हो गया, और पूरे में धारा कितनी जा रही है, 10√2, है ना, ठीक है। तो V बराबर IR होता है, तो हमें चाहिए क्या, हमें Z चाहिए, है ना, V बराबर IR, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन I, है ना, V बराबर IR। तो V कितना है मेरे पास, V है मेरे पास 50, और ये कितना है 10√2, तो ये कट गया 0 से 0, तो Z बराबर कितना आ गया 5/√2। तो Z बराबर कितना हो गया 5/√2, सॉरी 5√2 ओम नहीं है, ये 5/√2 ओम है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्लियर है। तो ऐसे भी आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, व्यतिकरण प्रारूप में क्या हो रहा है बेटा, दो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त होता है जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, देखो दो तीव्रताएं हैं I1 और I2, दोनों का अनुपात कितना दे रखा आप लोगों को, n दे रखा है ना। व्यतिकरण प्रारूप में दो कला संबंध स्रोत से प्राप्त होता है, तो दो स्रोत है, तो पहले की तीव्रता I1 और दूसरे की तीव्रता I2, और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है n। व्यतिकरण प्रारूप के अनुपात I max माइनस, ये निकालना हमें, इसकी वैल्यू निकालनी, I max माइनस I मिनिमम अपॉन I max प्लस I मिनिमम। तो बेटा पहली बात तो जब इंटरफेरेंस होता है तो I max होता कितना है, तो I max होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम कितना होता है, तो I मिनिमम कितना होता है, तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखें, इंटरफेरेंस जब हो रहा है ना, तो I मैक्स कितना होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम कितना होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये ध्यान भी होना चाहिए। तो मैक्स कितना हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, इसको मैं खोलूंगा तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2, और अंडरवुड में I1 I2, और अब आएगा माइनस, ये माइनस गुणा होगा, ध्यान रखना। तो I मिनिमम होता है क्या, पहले तो I मिनिमम क्या होता है, I मिनिमम होता है √I1 प्लस √I2 माइनस 2 √I1 और I2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अपोन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2, और प्लस √I1 प्लस √I2, और माइनस माइनस 2 √I1 और I2, है ना।
लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस से माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 2, और नीचे भी क्या होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 4 अंडर रूट I1 I2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 I1 और I2, तो 2 हो जाएगा अंडर रूट में I1 प्लस I2, क्लियर है, और 2 से कट गया 2, तो दैट इज द आंसर इज कितना आया हमारे पास 2 रूट में I1 I2 और अपॉन में रूट I1 है ना, और प्लस रूट I2, ठीक, ये हमारी एक बात हो गई। अब क्या हो गया 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, है ना, इसको डिवाइड करूँगा। डिवाइड किससे करूँगा, रूट I2 से। किससे डिवाइड करूँगा मैं, रूट I2 से। सॉरी, ये तो मिस्टेक हो गया ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये गलत कर दिया अपन, है ना। ये क्या गलत कर दिया अपन ने यहाँ पर, ये I1 है ना और प्लस I2, ये थोड़ा सा अपन यहाँ पे गलत कर दिया, है ना, और ये भी गलत हो गया फिर, है ना। ये I1 I2 और I1 I2, तो कितना हो जाएगा 2 I1 प्लस I2, ठीक है ना, 2 I1 प्लस I2, ठीक है। तो अब कितना हो गया मेरे पास 2 और 2 4, 4 में से 2 कट गया, तो 2 अंडर रूट I1 I2 और अपॉन में I1 प्लस I2, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूंगा इसको, किससे डिवाइड करूंगा, ये I1 I2 है ना, ये देखो, ये देखें ध्यान से समझना, ये हमारे पास I1 I2 है ना, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं I2 से, तो I2 रूट के अंदर आएगा तो I2 इंटू I2 हो जाएगा ना, और अपॉन में I1 को भी मैं I2 से डिवाइड करूंगा और प्लस I2 को मैं I2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, I2 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि I2 से I2 कट गया और 2 अंडर रूट I1 I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n, और अपॉन में ये कट जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1, तो 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, 2 रूट n अपॉन n प्लस 1। तो ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ और अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे आते हैं ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारा, प्यारा क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा कि देखो x में से, देखो एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये देखो x है, इससे y बना, ये b बना और ये b डेश बना, जो भी बना है ना। अब हुआ क्या कि यहाँ पर परमाणु भार a, यहाँ पर भी a, z यहाँ पर +1 है ना। तो जब देखो क्या होता है कि अल्फा क्षय होता है ना, अल्फा क्षय होता है तो a कितना हो जाता है -4 हो जाता है, a -4, और जब बीटा होता है ना तो a में तो कोई चेंजेस नहीं आता, जबकि z जो है ना वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर z चेंज हुआ है ना, ये ए तो अपनी जगह z+1 हुआ, इसका मतलब z चेंज हो, केवल केवल z चेंज हो, तो इसका मतलब बीटा से होता है ना, तो बीटा से होता है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर पहले बीटा से हो रहा है, यहाँ गामा से हो रहा है, यहाँ बीटा से, यहाँ अल्फा से, ये दोनों खत्म। अब यहाँ से देखोगे आप तो A-4 हुआ, तो परमाणु भार घट गया ना -4, मतलब ये अल्फा से हो गया, और जेड में भी चेंजेस हुआ, मतलब यहाँ पर अल्फा से है ना, तो अल्फा से हुआ तो यहाँ पर सेकंड वाले में ये खत्म हो गया। देखो पहले बीटा से और फिर अल्फा से, और लास्ट में ये बी नोट लग रहा है, यहाँ पर नोट नहीं लग रहा है, मतलब देखो A-4 और Z-1 है, ए और जेड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये कब होता है, घामाशय में। घामाशय में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों चेंज नहीं होते हैं, तो भाई भैया फिर क्या चेंज होता है, चेंज कुछ भी नहीं होता है, परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेज है, और ये मूल स्टेज है, तो मूल अवस्था में आया तो वो घामाशय होता है, तो घामाशय बराबर बीटा अल्फा और गामा, इस तरीके की हमारी एक कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है ना, दोनों की क्या समान है बेटा, गतिज ऊर्जा समान है, तो तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताना है, तो क्या होगा बेटा, गतिज ऊर्जा समान है, तो देखो लेमड़ा बराबर कितना होता है, तो h अपॉन अंडर रूट 2m के, लेमड़ा बराबर क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m के, यही तो होता है।
और दोनों की क्या सेम है बेटा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है। यहाँ पर क्या सेम है दोनों की, काइनेटिक एनर्जी। ये लेमड़ा किसका है बेटा, ये प्रोटॉन का। देखो अच्छा, प्रोटॉन का लेमड़ा कितना हो जाएगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है ना, अल्फा, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, सेम। तो मैं यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायर कर दें तो लेमड़ा बराबर एच अपॉन 2m, और ये k हो जाएगा, है ना। तो h कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट, ठीक है ना, और गतिज ऊर्जा भी सेम है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो लेमड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और लेमड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा तो प्रोटॉन तथा अल्फा, है ना। तो लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी m2 अपॉन कितना हो जाएगा, m1, और अल्फा कण का मास कितना हो जाएगा, 4 इंटू प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन का मास हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें कि फोकस दूरी f के दो समान पतले समतलोत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में समक्ष इस प्रकार से रखे हैं कि संयोजन की फोकस दूरी कितनी है, f1 है। इसका मतलब एक उत्तल लेंस तो ये रहा और दूसरा उत्तल लेंस ये रहा, दोनों की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी f और इसकी भी फोकस दूरी f है, और इनकी कुल फोकस दूरी कितनी है, f1 है। तो कुल फोकस दूरी कैसे जोड़ते हैं बेटा, तो कुल फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1, है ना, और प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये हो गया 1/f, सेम ही है ना, तो 1/f और 1/f, तो 2/f हो जाएगी, है ना। तो 1/f बराबर, तो f बराबर कितना हो गया बेटा, f/2 हो गया ना, f1 बराबर कितना हो गया, f/2 हो गया। क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, धनात्मक, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। और टोटल हो गई 1/f1 बराबर, है ना, 1/f1 बराबर 2/f1, तो f1 बराबर f/2, मतलब इसकी भी f और इसकी भी f, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल फोकस दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, f/2, आधी रह जाएगी, है ना। दो उत्तल लेंस है, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो शक्ति डबल हो जाती है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में ग्लिसरीन भर दिया जाए, इन दोनों के बीच में क्या भर दिया जाए, ग्लिसरीन, है ना, यहाँ बीच में ग्लिसरीन भर दें। तो बेटा ग्लिसरीन जब आप भर दोगे ना, तो ग्लिसरीन भर दिया जाए, ठीक है ना, अपवर्तनांक का म्यू बराबर कितना दे रखा है तुम्हें, 1.5 के बराबर भर दिया जाए, तो कुल फोकस दूरी f2 हो जाती। तो बेसिकली जब हम इसके बीच में ग्लिसरीन भर देंगे ना, तो ग्लिसरीन जो है ना वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। ग्लिसरीन कैसे बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, सेम फोकस दूरी का ना। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, -f, है ना। तो अब 3 लेंस हो गए, एक तो ये था, एक ये था, अब ग्लिसरीन भर दिया, तो ग्लिसरीन भी, है ना, लेंस की तरह बिहेव करेगा, बट कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और अवतल देख रहा है ना, ये अवतल लेंस है, दिख रहा है आपको अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है बेटा, -f। अब -f होती है, तो अब इस पूरे की फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f2। तो 1/f2 बराबर 1/f इसकी फोकस दूरी, और प्लस 1/f इसकी फोकस दूरी, और ये -1/, तो ये कट जाएगा, तो f2 बराबर कितना आ जाएगा, f आ जाएगा, f2 बराबर कितना आ जाएगा, f आ जाएगा ना, f2 बराबर f। मतलब अब इसकी जो फोकस दूरी है वो भी कितनी रह गई आपके पास, f ही रह गई। कितनी फोकस दूरी रह गई, f। अब है ना, आपको क्या पूछा, f1/f2, तो f1 अगर मैं f2 की बात करूंगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये f/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, f, और f से f कैंसिल, तो 1/2 रेशियो आ जाएगा, है ना, 1:1:2, 1/2। क्लियर। आइए और आगे बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं,
और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हैं, निम्न गेट के संयोजक के लिए निर्गत कैसे जाएगा। तो बेटा यहाँ से सूचना ए गई तो यहाँ पर ए सूचना गई, यहाँ से बी गई और बी का इनवर्स हो गया तो यहाँ से बी इनवर्स हो गई, यहाँ से सूचना बी गई तो सीधी बी गई और यहाँ से सूचना ए आई तो ए का इनवर्स यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और ये होता है ए डॉट बी का इनवर्स है इसे ए डॉट बी, और यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स डॉट बी, कितना हो जाएगा ए इनवर्स डॉट बी हो जाएगा ना, ए इनवर्स डॉट बी। और यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा तो ए डॉट बी इनवर्स, और ये हो जाएगा ए डॉट बी इनवर्स है ना, और ये हो जाएगा प्लस ए इनवर्स डॉट बी, ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स डॉट बी। अभी देखो कोई आंसर है तो ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स डॉट बी, तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो ए डॉट बी इनवर्स और ए इनवर्स डॉट बी है ना, तो ये एक्सोर गेट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो बच्चों ये कुछ बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इस प्रकार से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर थे, है ना। कितने क्वेश्चन थे? 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर कवर करे हैं। और आई होप कि इन सारे क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे तो इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, कहीं जेईई मेंस में आ जाएंगे, कहीं नीट में आ जाएंगे, है ना। पहले आए होंगे फिर बाद में आए होंगे और कॉन्सेप्ट चेंज करके आ जाएंगे, है ना। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी या लैंग्वेज चेंज कर दी, जो दिया हुआ है और जो पूछा हुआ उन दोनों में चेंज कर दिया कि ये दिया और एक्स दिया और वाई पूछा या वाई दिया एक्स पूछा, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कर इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं पैटर्न्स को बार बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है और नया कुछ भी नहीं होता है। लैंग्वेज सिर्फ इन्होंने नई कर दी जाती है, आंकड़े यहाँ पर चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है उसको नया चेंज कर दिया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। और इसी ही कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन हमारे को बार बार देखने को मिलते हैं और इसीलिए ये श्रृंखला हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि आप इनको पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोगों की अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस जब बच्चा करता है ना, वो उतना ही बेटर रिजल्ट दे पाता है, बेटर टाइम बचा पाता है, अपने टाइम का मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से कर पाता है। और ये सब होता है प्रैक्टिस से, क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन देते हैं तो कोई क्वेश्चन हमें नया नहीं लगना चाहिए, है ना। हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हमें एटलीस्ट ये लगना चाहिए कि नहीं यार, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। जब ऐसा हमारे सामने होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप जो है वो बढ़ जाता है, अपने आप हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें किसी बाहर के एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि भाई हमने पढ़ा हुआ है, जिस युद्ध में हम जा रहे हैं उस युद्ध की तैयारी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो फिर सामने हमारे प्रतिपक्ष में कौन है इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटर रिजल्ट के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में, बाकी आज के लिए यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद।